हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। मेरा नाम है भावेश। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चंस इस तरह से मैं सेलेक्ट किया हूँ कि ये आपको इन सारे एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं। चाहे आप आईएएस दे रहे हों, गेट दे रहे हों, मीन्स इनका पैटर्न थोड़ा अलग है, बट सम हाउ आपको एक प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईएस का लेवल का क्वेश्चन आया हूँ। ईएस और गेट को अगर छोड़ दीजिए, इनका थोड़ा सा पैटर्न और हायर साइड में है, बट इट मे बी अप टू द मार्क। इसके बाद है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जैसे यूपीपीएससी हो गया, अभी एग्ज़ाम है यूपीपीएससी मेंस का। देन बीपीएससी हो गया। देन डिफरेंट जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काम आ जाएंगे। उसके एई, जेई, ठीक है। इसके बाद एसएससी, जेई एट्सेट्रा, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके काम आ जाएंगे। और ये क्वेश्चंस डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वहाँ से मैं इसको पिकअप किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मोमेंट के, ये कह रहा है कि ए मोमेंट के रिक्वायर्ड टू रोटेट अ नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम थ्रू ए यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन, द फार एंड बीइंग फ्रीली सपोर्टेड इज गिवन बाय। कह रहा है कि एक बीम है, ठीक है, तो नियर एंड पे एक के मोमेंट अप्लाई कर रहा है, ठीक है, के जिसका यूनिट रोटेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1 है, यूनिट रोटेशन है, मीन्स उसका एंगल जो है वो 1 है, और फार एंड फ्रीली सपोर्टेड है, ठीक है। फ्रीली सपोर्टेड मीन्स रोलर सपोर्ट है सपोज। तो उस केस में हिंज या रोलर सपोर्टेड है, उस केस में जो उनके क्या पूछ रहे हैं, थ्रो एंगल विदाउट ट्रांसलेशन, द फार एंड बीइंग फ्रीली सपोर्टेड इज गिवन बाय द, तो जो के की वैल्यू है, तो मोमेंट रिक्वायर्ड के की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, तो ये होता है 3EI/L। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे अगर फार एंड फिक्स्ड रहता तो हम लोग क्या लेते हैं, 4EI/L। अगर इसकी लेंथ L है तो हम क्या लेते हैं, 4EI/L, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है ए बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर फिक्स्ड एट ए एंड बी, ए और एंड बी कैरीज ए पॉइंट लोड 50 किलो न्यूटन एट 2 मीटर फ्रॉम ए, द फिक्स्ड मोमेंट एट द सपोर्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि एक बीम है जिसका ए और बी, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों फिक्स सपोर्ट है। ये कैसा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, इसको फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। तो दोनों सपोर्ट फिक्स्ड है और उस पर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 2 मीटर फ्रॉम ए से 2 मीटर पे। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड 50 किलो न्यूटन है। 50 किलो न्यूटन का 2 मीटर पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो टोटल बीम का लेंथ है 5 मीटर और 2 मीटर पे ये ए से एक्ट कर रहा है, तो इधर कितना बच जाएगा, 3 मीटर। और कह रहा है कि इसका हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड मोमेंट चाहिए। ओके, सो फिक्स्ड मोमेंट क्या होता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फिक्स्ड मोमेंट हो जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फिक्स्ड मोमेंट आएगा, अगर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ चुके हैं तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है कि जब पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो और अगर सेंटर पे एक्ट कर रहा हो तो उसके लिए अलग निकल के आता है। या तो आप प्रॉपर इस टाइप के जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें आप डिराइव तो करेंगे नहीं, तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूले ध्यान रखने होंगे। तो यहाँ पे सपोज ये ए है, ये बी है, तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब सेंटर पे एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो फिक्स्ड मोमेंट MAB होगा वो क्या हो जाएगा आपका, WAB² अब W क्या है आपका 50, A क्या है 2, B क्या है 3, 3 3 9, डिवाइडेड बाय L²। L कितना है 5, तो 5 कितना हो जाएगा, ये 25। तो ये 2 से गया, 9 4 जा 36, तो ये आ गया आपका 36 किलो न्यूटन। 34 क्यों लिख रहा हूँ, 36 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये कैसा एक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन से जाएं तो 24 36 24 सब में लगभग वही है, 24 36। तो
एक पॉइंट के लिए हम एम ए बी निकाले हैं, तो एम ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, फिक्स्ड मोमेंट एट ए और बी, तो ए पे 36, तो आप ऑप्शन सी में जा सकते हैं कि ये ऑप्शन सी होगा। दूसरा भी हम निकाल के देख लेते हैं कि जब एम बी ए निकालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, फिर आप पुट करेंगे तो 50 इंटू बी कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू ए 2 टू ज़ा 4 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर यानी 25, तो 25 टू ज़ा तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, सो ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन कह रहा है ए सिंपल स्प्रिंग मास वाइब्रेटिंग सिस्टम हैज ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी Fn। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हम चट से लिख देंगे। जैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात आई तो रूट अंडर के अपॉन एम, ये उसका फॉर्मूला होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला। इफ़ द स्प्रिंग स्टिफनेस इज हाफ, अब कह रहा है कि के को क्या कर दिया k/2 एंड मास इज डबल, m को डबल कर दिया 2m, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बिकम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Fn इज इक्वल टू रूट अंडर के को हमने क्या किया k/2, m को हमने क्या किया 2m, तो ये क्या निकल के आ जाएगा k अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू एम, तो ये रूट के उधर लेके चले जाओ तो 1/2 इंटू रूट अंडर k/m, और रूट k/m हमारा क्या है Fn, तो ये क्या हो जाएगा Fn डिवाइड बाय 2, तो Fn/2 किस में है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड, रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड का डिफ्लेक्शन कह रहा है। एक कैंटिलीवर, एक कोई कैंटिलीवर बीम है, तो हम एक कैंटिलीवर बीम यहाँ बना देंगे, ठीक है, और फ्री एंड पे हमको डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। ये फ्री एंड है, सपोज ये ए है और बाकी पॉइंट हम लिख लेंगे, और ये बी है मान लो, तो बी हमारा फ्री एंड है। ड्यू टू एन आइसोलेटेड लोड, एक आइसोलेटेड लोड एट 1/3 एंड 2/3 ऑफ द स्पैन, 1/3 पे यानी L/3 यहाँ पे लग रहा है, और दूसरा कितना पे लग रहा है 2/3, तो 1/3 पे और 2/3 पे यहाँ पे ये पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। आपको डिफ्लेक्शन का रेशियो निकालना है बी पॉइंट पे ड्यू टू L/3, जब पॉइंट लोड यहाँ पे है और जब पॉइंट 2/3 है, तो दोनों पे आपका दोनों का रेशियो लेना है डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। तो सपोज हम निकाल रहे हैं पहले केस में, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो डेल्टा 1 जब हम निकालेंगे तो आपको मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड फार्मूले याद रखने होंगे। अभी आप ड्राइव करने बैठेंगे तो आपको पता चले कि 10-15 मिनट लग गए एक ही क्वेश्चन में, तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूले पते होने चाहिए, ठीक है। कि कोई भी कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होता है WL³ अपॉन 3EI, ठीक है, डेल्टा। कोई भी पॉइंट लोड P एक्ट कर रहा है, इसका लेंथ L है, तो यहाँ पे फ्री एंड पे जो डिफ्लेक्शन होगा डेल L³ अपॉन 3EI, और अगर यही पॉइंट लोड यहाँ एक्ट करेगा तो यहाँ पे WL³/3I प्लस हमें यहाँ निकालना है इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, स्लोप तो सेम होगा इनका, तो जो भी स्लोप होगा WL²/2EI स्टैंडर्ड स्लोप होता है, इनटू जो भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। सपोज ये L/2 पे एक्ट कर रहा है, तो ये कितना बच जाएगा L/2, तो यहाँ L/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या इसको अगर L1 बोल दें, फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको अगर मैं L1 बोल दूँ, इसको मैं अगर L2 बोल दूँ, तो क्या हो जाएगा WL1³ अपॉन 3EI प्लस WL1² अपॉन 2EI इंटू L2/2, ये हो जाएगा इसका डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे, इस तरह से। तो यही कॉन्सेप्ट मैं अब इसमें लगाता हूँ, है ना, इस वाले पे लगाता हूँ यही कॉन्सेप्ट। चलो तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अभी आपको सेम कॉन्सेप्ट में, अभी मैं कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा WL³ अपॉन 3I, तो W इंटू L क्या है L/3, पहले 1 के केस में ले रहे हैं, तो L/3 का होल क्यूब अपॉन 3EI प्लस WL² अपॉन 2I, तो L क्या है L/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI इंटू, ये स्लोप हो गया, मतलब डिफ्लेक्शन प्लस यहाँ का स्लोप
इस पॉइंट का इनटू फ्री एंड पे लगाना है। तो फ्री एंड हमारा यहाँ पे है, तो L/3 यहाँ तक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है L, और L में से L/3 गया तो क्या बच गया 2/3L, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा WL³ अपॉन 3 3 9 27, तो 27 × 3EI प्लस WL² × L³ अपॉन 3 3 9 27 × 2 27EI। तो यहाँ भी 2 है, तो ये 2 ऐसे कैंसिल कर दो तो 27EI हो जाएगा ये, ठीक है, WL³ अपॉन 27EI। तो दोनों में से अगर आप WL³ अपॉन 27EI कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या बचेगा 1/3 + 1 यानी 4/3, तो 4/3 × 27EI, ये आ गया Δ1 की वैल्यू आपकी। अब इसी तरह से Δ2 निकालिए, Δ2 मैं यहाँ निकालता हूँ, तो Δ2 क्या हो जाएगा आपका WL³, अब जब यहाँ पे एक्ट कर रहा है 2 वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना है 2/3L, तो WL³ यानी 2/3L का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 × 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 बाय L³ सॉरी L³ लिखना है यहाँ, अच्छा इसको मैं 8 को बाहर लेता हूँ, तो 8 WL³ अपॉन 3 3 9 27, तो 27 × 3EI ये हो गया, प्लस अब स्लोप लेंगे तो WL²/2EI, L² की जगह क्या आएगा 2/3L, तो W और 2/3 को क्या लिख सकते हैं यानी 2 का स्क्वायर 4 WL² अपॉन 3 3 9, तो 9 × 2EI और मल्टीप्लाइड बाय L। अब L यहाँ पे कितना बच गया 2/3L चला गया, तो L/3 बचा, तो L/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 14/3 × 27EI, और ऊपर में क्या आएगा WL³, और जब आप Δ1 अपॉन Δ2 दोनों का रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले आया था ये 4/3 WL³ अपॉन 27EI इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 27EI डिवाइडेड बाय 14 WL³, तो WL³ कैंसल, 3 × 27 3 × 27 कैंसल, EI कैंसिल, तो 4/14 यानी 2/7, तो Δ1 अपॉन Δ2 = 2/7, तो 2/7 ऑप्शन बी में है, तो बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूडीएल ऑफ डैश किलो, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये 10 आएगा, 10 kN/m ऑफ लेंथ 5 मीटर इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से मूव कर रहा है। देखो ये यूडीएल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका है 10 kN/m और स्पैन है 5 मीटर, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 10 मीटर, ए सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पे रख देता हूँ, इसका स्पैन है 10 मीटर, ओके। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, यानी लेफ्ट सपोर्ट से ये कह रहा है कि 4 मीटर पे सिंपली सपोर्टेड के मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 4 मीटर पे, तो ये कितना बच गया 6 मीटर, ठीक है। तो ये ILD का क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मैं एक वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, उसमें सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। तो जब आप इसको ILD ड्रॉ करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट का ILD क्या होता है कि हमें इस सेक्शन पे चाहिए, तो हम वहाँ पे यूनिट रोटेशन देके इस सेक्शन को उठा देते हैं इतने से, तो इस तरह का वो ILD बनेगा। तो हमें ये ऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, W की वैल्यू 1 हो जाता है, तो WAB/L, तो 4 × 6 डिवाइड बाय L यानी 10, तो कितना हो गया 2.4,
ये हो गया 2.4। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यूडीएल मूव कर रहा है, ठीक है। तो यूडीएल की वैल्यू कितनी है, मतलब लेंथ है 5 मीटर, स्पैन लेंथ है हमारा 10 मीटर, यानी इसकी लेंथ कम है, ठीक है। तो जब जो यूडीएल का स्पैन है वो शॉर्टर होता है जो हमारा बीम है उनसे, मतलब जो मूव कर रही है, ये यूडीएल मूविंग लोड है, इसकी स्पैन हमारा कम है इनसे। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जिस रेशियो में स्पैन रहता है उसी रेशियो में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ताकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे इक्वली हो जाए उसी रेशियो में। जैसे 4:10 के रेशियो में स्पैन डिवाइडेड है, तो इसको भी हम उसी रेशियो में वो कर देंगे। तो मान लीजिए इसको मैं ए बोल दिया, और इस तो ये क्या हो जाएगा 5 - a, तो उसी रेशियो में डिवाइड करना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सपोज ब्लैक ले लिया यहाँ पे। तो a डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 - a डिवाइडेड बाय 6। तो 6a इंटू 6a प्लस 4a इज इक्वल टू 20। तो ये कितना हो गया 10a इज इक्वल टू 20, सो a इज इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 मीटर। तो यानी ये a की वैल्यू कितना हो गया 2 मीटर, और इधर कितना हो गया 3 मीटर। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, और ये 5 है तो 5 - a, तो ये 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑर्डिनेट मैं निकाल लूँगा जहाँ पे ये लाई कर रहा है, ठीक है। और ये ऑर्डिनेट निकाल के इसके एरिया इंटू इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑर्डिनेट आप देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, 2.4 डिवाइड बाय ये लेंथ हमारा कितना है 4 मीटर। तो मैं पहले ऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ यहाँ पे, 2.4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अब इसको मैं सपोज H1 मान लिया, ठीक है, या O1 कुछ भी मान सकते हो, इसको H2 मान लिया। तो H1 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 मीटर है, 4 में से 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 यानी H1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1.2। उसी तरह से जब आप H2 निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू निकल के आएगी 1.2। तो ये ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 1.2, और ये ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 1.2। तो यानी ये आपका 2.4, ये 1.2। अब इसका आप ट्रेपेजॉइडल बन रहा है, तो क्या होता है एवरेज, जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो क्या करें एवरेज हाइट इनटू डिस्टेंस। तो 1.2 प्लस 2.4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2, प्लस अगेन 1.2 प्लस 2.4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये डिस्टेंस कितना है आपका 3 मीटर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टोटल को इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इंटेंसिटी हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ये 10, ये पे यहाँ पे मिसिंग था, ये भूल गया होगा, ये एक्चुअली किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू इज़ 90 किलो न्यूटन मीटर। तो 90 किलो न्यूटन मीटर यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टील बार, अब ई की वैल्यू दिया हुआ है 200 GPa, अल्फ़ा दी हुई है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और एक्सपेंड्स बाय 0.3 यानी डेल्टा एल की वैल्यू दी है 0.3 mm, और इफ़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बार इज 15 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर यानी कितना 150 mm, 150 mm। व्हाट इज़ द टेम्परेचर राइज, तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर राइज कितना होगा। ओके तो टेम्परेचर राइज आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ चुके हैं, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं ऐसे लिखिए इसको, मतलब हमारा डेल्टा एल दिया हुआ है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा टी, यही तो होता है, एल अल्फ़ा टी, टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी। तो यहाँ से आप डेल्टा टी की वैल्यू क्या करोगे, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू अल्फ़ा, यही तो होगा। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या है 0.3, तो 0.3 इंटू नहीं, यहाँ आ जाओ नीचे, एल की वैल्यू क्या है 150 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻6 ऊपर लेके चला गया, ठीक है, और इसको हटा दो डिवाइड बाय 10,
तो अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो यहाँ चला गया तो ये बच गया 4 और 5, ये हो गया 60। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप इसको करोगे तो नीचे आ जाएगा 60, यानी 2 4 डिवाइड बाय 60। और जब 1000 को 6 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 166.67। तो 166 यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए माइल्ड स्टील वायर 5 mm इन डायमीटर, कितना दिया हुआ है, डाया आपका दिया है 5 mm एंड 1 मीटर लॉन्ग लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर लॉन्ग, यानी इसको लिख सकते हैं 1000 mm। इफ़ द वायर इज सब्जेक्टेड टू एक्सेल टेंसाइल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, पी की वैल्यू दी है 10 किलो न्यूटन, यानी 10 इंटू 1000 न्यूटन। ठीक है, तो व्हाट इज विल बी द एक्सटेंशन, तो ये क्या कह रहा है कि उसका एक्सेल एक्सटेंशन कितना होगा। तो आपको पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। अब हमें ई की वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए ई की वैल्यू क्या लेते हो, 200 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी 200 GPa लेते हो ना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 MPa, यानी मेगा पास्कल, यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप इसमें पुट कर दो, P कितना है आपका 10, L कितना है 1000 डिवाइडेड बाय एरिया A पाई बाय 4D स्क्वायर, तो पाई यहाँ रखो, 4 को ऊपर ले जाओ, D कितना है 5, तो 25 हो गए, इंटू ई हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी 1000। तो 1000 कैंसिल हो गया, 25 चौका 100 यानी 40, तो ये 2 जीरो ख़त्म हो गए, तो 4 दूना 8 डिवाइड बाय पाई, 8 बाय पाई, और 8 बाय पाई को जब आप सॉल्व करोगे, ये 3.14 ले लीजिए, 22/7 ले लो, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.54 समथिंग, तो 2.55 एक्सप्रेस, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द लोडिंग रेट यूज्ड इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए लोडिंग रेट जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो इसी को कन्वर्ट करोगे तो ये 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट है ना, पर आवर नहीं, ये गलत है, पर मिनट लेते हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 10 मीटर ड्यू टू मूविंग लोड 40 किलोन्यूटन पर मीटर स्पैनिंग ओवर 5 मीटर इज, क्या करा एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। जब एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, पूछे ना, तो कितना है, बीम ऑफ स्पैन 10 मीटर का स्पैन है, और जो यूडीएल है वो 5 मीटर है। ठीक है, और उससे कम है, मतलब स्पैन यूडीएल का जो है, ऐसे लिखो, इसकी वैल्यू दी है 40 किलो, अभी एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस टाइप का, 40 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये है 5 मीटर, और 10 मीटर का स्पैन है इसका। तो जब इससे छोटा हो और एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट पूछे तो हमेशा सेंटर में निकाल लो इसका। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि इसका ILD कैसे बनेगा, इस टाइप का, मूविंग लोड मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, यूनिट रोटेशन से इसको ऊपर कर देंगे, और इसकी जब आप वो निकालोगे ऑर्डिनेट, तो ये 10 मीटर है, तो ये 5 मीटर सेंटर पे हमने लिया है 5 मीटर, तो 25 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2.5, ये ऑर्डिनेट हो गया 2.5, और इसको यहाँ पे रख दो सेंटर पे, तो ये 2.5, ये 2.5, तो 2.5 पे आप ऑर्डिनेट इसका निकाल लो, और फिर इसका एरिया इंटू इंटेंसिटी, यानी ये 40 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसकी इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द आंसर। तो जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, तो ये ऑर्डिनेट आप देखो, आप मैंने वो भी बता चुका है, 2.5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, इसको x1 मान लो, तो x1 2.5 डिवाइड बाय 5, x1 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये 2.5 हो जाएगा, तो ये निकालोगे 1.25, और ये भी 1.25 निकल के आएगा। ठीक है, ये वैल्यू। तो अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट जब निकालेंगे, तो आप डायरेक्टली निकालो, दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, तो 1.25 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 2, यानी एवरेज इंटू
जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ 2.5, बीच का डिस्टेंस 2.5, और ये यही चीज़ है इस साइड भी है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, और इस टोटल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इंटेंसिटी 40 से, तो यू विल गेट 375 किलो न्यूटन। आप इसको कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट 375 किलो न्यूटन कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट। तो जैसे ही डिग्री ऑफ फिक्सिटी बढ़ती है, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी बढ़ती है, तो स्ट्रक्चर और स्टेबल होता है। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, है ना। जैसे जैसे सपोज ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा ये जो फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, इससे ज़्यादा स्टेबल मतलब सिंपली सपोर्टेड से ज़्यादा प्रॉप्ट कैंटिलीवर, उससे ज़्यादा फिक्स। तो जैसे जैसे हमें इंडिटर्मिनेंसी बढ़ती जाती है, हमारा फिक्सिटी क्या होता है, बढ़ता जाता है, और स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बीम, क्वेश्चन नंबर 11, ए बीम कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू इट्स लेंथ इन विच द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल द स्ट्रेन एनर्जी बी मैक्सिमम। तो कह रहा है किसमें स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो आप देखिए ऑप्शन से जाइए इसमें, जैसे कैंटिलीवर है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट समझिए। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, हमारा स्ट्रेन एनर्जी होता है m²/2EI, ठीक है, या डिफ्लेक्शन के टर्म में भी कर सकते हैं, यानी जिसका मोमेंट और डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मतलब डिफ्लेक्शन कम होगा, मोमेंट जिसका ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसका मोमेंट ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो मैं अभी बताया आपको, जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए कैंटिलीवर का, यही मैं कह देता हूँ कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, इस टाइप का, इसका डिफ्लेक्शन कैसा होगा, लाइक दिस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी रहे तब भी इस तरह से इसका डिफ्लेक्शन होगा, यानी मैक्सिमम फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन होगा। और इसकी बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगी, इस तरह से बेंडिंग मोमेंट बनेगा, यानी फिक्स सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो वैसे भी निकाल के देखें तो W×L/L/2 WL²/2, और वही अगर हम दूसरा है फिक्स, अगर फिक्स सपोर्ट की बात करें तो फिक्स सपोर्ट क्या होता है, ये इसका डिफ्लेक्शन शेप कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है, मिड में थोड़ा सा जाता है। नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड, तो सिंपली सपोर्टेड इस तरह से होगा, इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रॉप्ट कैंटिलीवर, तो एक साइड फिक्स कर दो, एक साइड कोई सपोर्ट कर दो, तो इसका भी डिफ्लेक्शन लाइक दिस, इस तरह से होगा। और बेंडिंग मोमेंट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम और इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट मतलब फिक्स सपोर्ट का कम होगा, सिंपली सपोर्टेड का उससे थोड़ा ज़्यादा होगा बेंडिंग मोमेंट, सिंपली सपोर्टेड का इस तरह से होता है, प्रॉप्ट कैंटिलीवर का इस तरह से होगा, ठीक है। तो ऐसे निकल के आएगा इसका बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो कैंटिलीवर में होगा, इसलिए कैंटिलीवर का स्ट्रेन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। आप निकाल के भी देखेंगे तो वही निकल के आएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए फॉर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए रिजिड ज्वाइंट, किसी भी रिजिड ज्वाइंट पे, मान लो ये फिक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ फ्री है, यहाँ भी फिक्स कर दिया, तो ये रिजिड ज्वाइंट पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, समेशन ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ए फॉर आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द शेप फैक्टर, कर रहे कौन सा शेप फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेप फैक्टर आपको पता है, शेप फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है प्लास्टिक मोमेंट MP डिवाइडेड बाय जो भी यील्ड मोमेंट होगा आपका, जो भी यील्ड मोमेंट, तो इसको कहते हैं शेप फैक्टर। तो ए तो करेक्ट है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ZP अपॉन सिग्मा इंटू Z। तो ये सिग्मा स्ट्रेस तो सेम होगा उसकी, तो ZP अपॉन Z ये भी बोल सकते हैं, तो B ZP अपॉन Z ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A और B बोथ, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें पूछ रहा है इनडिटर्मिनेंसी पूछ रहा है, कैलकुलेट द इनडिटर्मिनेंसी, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम सिस्टम दिया हुआ है, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक जो ट्रिक है उसके हिसाब से कर सकते हैं, एक जो हमारा फार्मूला है उसके हिसाब से करते हैं। तो पहले हमारा फार्मूला, फ्रेम के लिए फार्मूला क्या होता है, DS इज इक्वल टू 3m
प्लस आर ई माइनस 2J। तो 3 इंटू मेंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर हो गया, प्लस रिएक्शन 3 यहाँ 3 यहाँ 6, 1 यहाँ 7 7, माइनस 2 इंटू ज्वाइंट कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज्वाइंट। तो 24 प्लस 6 30 और 1 31, 31 माइनस ये 3J होता है, 2J नहीं 3J, सॉरी फ्रेम है ना, 3M प्लस आर ई माइनस 3J। तो ये कितना हो जाएगा 21। तो 21 10 31, तो 10 10 ऑप्शन में है, यस सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप ट्रिक से आइए। ट्रिक ऐसा है कि ये मतलब फ्रेम सिस्टम है, तो फ्रेम में कितना होता है हमारा रिएक्शंस 3 है ना, 3 निकल के आता है। तो अब आप यहाँ से अगर शुरू कीजिए तो 3 इसके फिक्स सपोर्ट के, 3 इस मेंबर में, तो कितना हो गया 3 प्लस 3 6, और हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन कितना 3, तो माइनस 3, तो कितना हो गया 6 3 9, 9 में से 3 गया 6, तो नहीं सॉरी 3 इसके और 3 इसके, 3 3 6 और 3 अवेलेबल, तो 6 माइनस 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या लिखता हूँ 3, इस मेंबर पे क्या हो जाएगा, इस जॉइंट पे 3, 3 इनके 6, फिर से बताता हूँ 3 प्लस 3, 3 इस सपोर्ट के 3 इस मेंबर के, ठीक है। तो 3 3 3 6 और 6 माइनस 3, तो कितना बच गया 3, क्योंकि 3 अवेलेबल इक्वेशन है। तो ये हमारा कट गया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे आइए 3 इसमें 3 इसमें, 6 अवेलेबल कितना 3, तो यहाँ भी हो गया हमारा 3, तो ये 3 ये 3। अब आते हैं इस पे, ये कट गए, तो 3 इसमें ये कट गया, 3 इसमें 6 अवेलेबल कितना 3, तो यहाँ भी हो गया 3। अब आते हैं इसमें, ये तो कट गए, 3 इसमें 3 इसमें, कितने हो गए 6, 6 माइनस 3, तो ये आ गए 3। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो कट गया पहले इधर में ही, तो सिर्फ क्या बचा 3 इस सपोर्ट का, 3 माइनस 3, तो यहाँ पे हो गए 0। अब आते हैं हम इस जॉइंट पे, तो ये कट गए ये कट गए, ये भी कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया, तो बचा कितना ये 3, 3 माइनस 3 0, ये भी 0 हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे रोलर सपोर्ट है एक ही बचा ना, तो 1 माइनस 3 यानी 2, तो माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो 3 3 9 3 12, 3 3 3 6 3 9 3 12 माइनस 2, तो 10 आ गया ना। फिर से देखिए 3 यहाँ 6 3 9 3 12 माइनस 2, तो 10, तो सी इसके करेक्ट आंसर है। C for Chennai is the correct answer. Question number 15. A frame to be analyzed by a moment distribution as shown in the figure below. As shown in the figure below. क्या कर रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर ई बी ई डी एंड ई एफ विल बी रिस्पेक्टिवली। इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें निकालना है, ठीक है। किस मेंबर के, ई बी, अच्छा ये मेंबर और ये मेंबर के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो पहले तो K1 K2 K3 निकाल लीजिए। सपोज हम K1 इसको बोल रहे हैं ED को, है ना, इसको बोल दिया K1, इसको बोल दिया K2, ये बोल दिया K3। तो K1 क्या हो जाएगा आपका, ये फिक्स है, तो 4EI अपॉन L, L कितना है आपका, L है 3 मीटर, तो 4/3 EI हो गया, ठीक है। सिमिलरली K2 4 इंटू EI की जगह 2I है, तो 2EI अपॉन L, L कितना है 6, ये 6 है, तो L है आपका 6, तो कितना हो गया K2 हो जाएगा आपका 8/6 यानी 4/3, ये भी आपका 4/3 EI निकल के आया। K3 क्या हो जाएगा, ये वाले में K3 में 4 मीटर, तो 4EI अपॉन L है 4, तो ये हो जाएगा आपका EI। और जब तीनों को जोड़ेंगे यानी K1 प्लस K2 प्लस K3, तो यू विल गेट द समीशन ऑफ ऑल दीज विल बी इक्वल टू, यानी 4/3 यानी 8/3 प्लस EI, तो 8 3 11, तो 11/3 EI। और आपका रहा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है K1 अपॉन समीशन ऑफ K1, ये तो समीशन ऑफ K आपका निकल के आया ये, तो क्या हो जाएगा K1 आपका क्या है 4/3 डिवाइडेड बाय 11/3,
तो जब इसका रेशियो लेंगे तो 3 विल गेट कैंसर, ये 4/11 आ जाएगा। उसी तरह से मतलब किस में, K1 में, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ K1, ऐसे लिखिए इसको, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर K1, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर K2, ये भी सेम हो जाएगा, सेम है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर K3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, K3 था हमारा EI अपॉन 11/3, तो 3/11 हो जाएगा। तो 4/11, 4/11, 3/11 ऑप्शन है किसी में, 4/11, 4/11, 3 डी, D4 दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द सेफ फैक्टर ऑफ आई सेक्शन, आई सेक्शन का सेफ फैक्टर 1.2, ए करेक्ट हो जाएगा। 1.1 से लेके 1.2 के बीच में होता है, तो ए इसका A4 आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। द मोमेंट विच मेक्स ऑल द फाइबर एट द सेक्शन टू बी यील्ड इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? द मोमेंट एट विच ऑल द फाइबर, सारे फाइबर की बात कर रहा है, सारे फाइबर एट द सेक्शन टू बी यील्ड, सारे यील्ड होगा तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी पे क्या होता है कि इंटायर क्रॉस सेक्शन जो होता है वो यील्ड हो जाता है, मतलब इंटायर क्रॉस सेक्शन रीच्ड द यील्ड स्ट्रेस, इंटायर क्रॉस सेक्शन रीच द यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर कोलैप्स, कोलैप्स से पहले लार्ज डिफॉर्मेशन होता है बिफोर कोलैप्स, ठीक है। और बाकी अगर बात करें हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ये इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेसेस होता है जो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करता है, विच बैलेंस द एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। यील्ड मोमेंट, यील्ड मोमेंट पे आपको क्या होता है, कोई एक फाइबर यील्ड पे पहुंच जाए तो उसको यील्ड मोमेंट कहेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट फाइबर, कोई भी एक फाइबर, फर्स्ट फाइबर ऑफ द क्रॉस सेक्शन रिच द यील्ड स्ट्रेस, फर्स्ट फाइबर ऑफ द क्रॉस सेक्शन रिच द यील्ड स्ट्रेस। तो इसमें मतलब एक ट्रांजिशन होता है इलास्टिक से प्लास्टिक में, आप ये भी लिख सकते हो, ट्रांजिशन फ्रॉम इलास्टिक टू प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 18। ए टेंसाइल टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए स्टील बार, द गेज लेंथ ऑफ द बार वाज 10 सेंटीमीटर एंड द एक्सटेंशन वाज 2 mm, व्हाट विल बी द परसेंटेज, तो इजी क्वेश्चन है, इसका परसेंटेज निकालना है कि कोई एक बार है तो आपको परसेंटेज वो दिया हुआ है, तो परसेंटेज इलोंगेशन कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इलोंगेशन डेल्टा L/L इंटू 100, तो डेल्टा L आपका 2 mm है और ये 10 सेंटीमीटर यानी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया, 2%, 2% यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। फॉर कंक्रीट, ये कंक्रीट से क्वेश्चन है, फॉर कंक्रीट ऑफ हैवीली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, हैवीली रिइंफोर्स्ड सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन, जिसमें हम वाइब्रेशन नहीं कर सकते, एकदम हैवी है, सघन है, रिइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा है, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज कॉम्पैक्टिंग फैक्टर शुड बी, तो उस केस में जो कॉम्पैक्टिव फैक्टर होगा वो 0.85 से 0.92 के बीच में होता है, दैट इज सी फॉर चेन्नई, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रिइंफोर्समेंट ऑफ ए आरसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार्स एट 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग, यानी डाया दिया हुआ है आपको 10 mm का और स्पेसिंग दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ इट इज़ डिज़ायर टू रिप्लेस 10 mm को अगर हम 12 mm से रिप्लेस कर देंगे तो स्पेसिंग क्या होगा 12 mm के लिए, तो आपको पता है कि इसका जो रिलेशन होता है स्पेसिंग का वो कैसे निकालते हैं, मतलब ऐसे A1/A इंटू
100 ऐसे करके निकालते हैं, तो A1 मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डायमीटर के स्क्वायर के टर्म में आता है। तो आप डायरेक्टली स्पेसिंग को इसके एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि जो स्पेसिंग निकालेंगे तो एरिया है, एरिया मतलब डायमीटर का स्क्वायर, तो डायमीटर के स्क्वायर में यानी स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो अगर हम S/S1/D1 का स्क्वायर को कांस्टेंट मान लें तो इसको लिख सकते हैं S2/D2 के स्क्वायर। तो यहाँ से आप S2 निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा D2/D1 का स्क्वायर इंटू S1। तो D2 जिसमें आपको कन्वर्ट करना है तो 12 का स्क्वायर, 12 12 44 से 144 डिवाइडेड बाय D1 100 इंटू S1 कितना है 10। तो ये कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10, तो यानी 14.4। 14.4 क्या है ये सेंटीमीटर में, स्पेसिंग पूछ रहा है तो स्पेसिंग में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन फॉर वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड। वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड का कौन सा एजम्पशन नहीं है, दैट इज कंक्रीट इज इलास्टिक, ये करेक्ट है। ए सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये भी करेक्ट है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज कंसीडर, ये कंसीडर नहीं करते हैं, ये गलत है। बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट विद इन इलास्टिक लिमिट, ये भी करेक्ट, ये सारे जंक्शन करेक्ट है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 22, IS 456/2000 कंसीडर कंक्रीट हैज रीच इट्स लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स व्हेन द स्ट्रेन इज, जब स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है ना वो 0.0035 पे पहुंच जाता है, यानी इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको 0.002 भी देखने को मिलेगा, ये लेकिन उस केस में होता है जब वो एक्सियल कंप्रेशन की बात करें। जब एक्सियल कंप्रेशन की बात करें उस केस में जो कंप्रेस अपने मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे पहुंचता है स्ट्रेन पे, तो वो 0.002 वैल्यू होता है। ठीक है, एक्सियल कंप्रेशन में ध्यान रखना, अदरवाइज 0.003 पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 23, इफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट शुड बी। अब टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है IS 456 में दिया हुआ है, दैट इज सिग्मा T इज इक्वल टू क्या होता है FCK प्लस टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ मैं, तो FCK प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इंटू जो आपका एक फैक्टर आता है उसमें निकल के, दैट इज 1.65 इंटू सिग्मा। तो आपका वैल्यू ये M20 के लिए FCK 20 प्लस 1.65 इंटू 4, ये आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 26.60। तो 26.6 यानी D के करीब है, तो D फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम व्हेन इफेक्टिवली रिस्टेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एट बोथ एंड, यानी दोनों एंड पे इफेक्टिवली रिस्टेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या होगा कि ये इधर उधर नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, तो यानी यहाँ भी फिक्स हो गया, फिक्स नहीं, ऐसे समझो इसको मैं यहाँ पे रिस्टेन कर दिया, अब यहाँ पे रिस्टेन कर दिया, ठीक है, ट्रांसलेशन में। अब क्या कह रहा है, बट रिस्टेन अगेन रोटेशन एट वन एंड, एक एंड पे रोटेशन भी नहीं हो सकता है, तो हिंज में तो रोटेशन होता है, फिक्स में नहीं होता है, रोटेशन 0। तो एक एंड फिक्स है, एक एंड हिंज है, तो इसके लिए L इफेक्टिव की वैल्यू क्या होता है L/√2। तो L/√2 यानी 0.707 L, यानी ए फॉर आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। फॉर ए सर्कुलर कॉलम ऑफ 200 mm रेडियस, ए सर्कुलर फुटिंग ऑफ रेडियस 1.25, मतलब कॉलम का रेडियस ऐसे समझो, ये कॉलम है, ये है आपका, रुको, और ये है आपका फुटिंग, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है वो दिया है 0.2,
और इसकी जो रेडियस है वो दिया है 1.25। ठीक है। डेप्थ ऑफ द फुटिंग दिया है 600 mm। फैक्टर अर्थ प्रेशर क्यू यू दिया हुआ है। द डिजाइन टू वे शियर की बात कर रहा है। डिजाइन टू वे शियर क्या होगा? ठीक है। तो अब आप इसका जब निकालेंगे तो हम अगर क्रिटिकल सेक्शन की बात करें, पहले क्रिटिकल सेक्शन टू वे शियर में IS 456 कोड में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000। ठीक है। अभी इनका भी अमेंडमेंट आने वाला, ड्राफ्ट चल रहा है। तो इसका जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो क्या होता है? टू वे शियर के लिए D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो फेस ऑफ द कॉलम से D/2 यानी यहाँ से D/2 डिस्टेंस पे, तो इस सेंटर से कितना हो जाएगा? तो क्रिटिकल सेक्शन का रेडियस अगर मैं निकालूं, R क्रिटिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.2 प्लस D/2 यानी कितना हो जाएगा इसका? D आपका कितना है? 600 यानी 0.6/2, तो ये कितना निकल के आएगा? 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 निकल के आ गया। अब एरिया ऑफ फुटिंग हमको पता है पाई इंटू 1.25 का स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो जो रेसिस्टिंग शियर होगा वो इसमें से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। रेसिस्टिंग शियर इज इक्वल टू पाई इंटू 1.25 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, रेसिस्टिंग शियर एरिया ऑफ रेसिस्टिंग शियर, तो ये एरिया निकल के आएगा 1.1 अगर पाई कॉमन ले लें आप तो ये निकल के आएगा 1.3125। ठीक है, तो जब आप VU की वैल्यू निकालेंगे तो QU आपको दिया हुआ है, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई इंटू 1.3125, तो 1.3125 QU इंटू पाई। ये P नहीं होगा, पाई होगा यहाँ पे, है ना। P क्या है यहाँ पे? P का कोई मीनिंग नहीं है, ये P, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। P मतलब पाई। ठीक है, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप ये बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इन क्वेश्चन से। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं या आपको अच्छा लगा इसके सॉल्व करने के तरीके या क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो डू लाइकिंग एंड डू कमेंट, एंड सो दैट कि आई विल गेट मोटिवेटेड एंड ब्रिंग more and more video for you. Okay, bye bye, take care.